तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका कहानी का इस एपिसोड में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे और सेहतमंद होंगे, आपका काम भी अच्छा चल रहा होगा। मैंने बहुत सारी आप लोगों को जो कहानियाँ सुनाई हैं, बहुत सारे ऐसे सीरियल किलर हैं, बहुत से ऐसे जो कहानी है, जो चोरी की कहानी सुनाई है, जो और भी जो तरह तरह के जो मैं कहानियाँ सुनाई हैं, ये सारी कहानियों से ये अलग है। ये जो कहानी है, इसको मैं बचपन से लेकर एक मेरे अंदर दिल के अंदर एक तमन्ना थी कि मैं इस कहानी को मैं अच्छे तरह से जानूं, समझूं। और जब मुझे इसका जब मौका मिला तो मैं अपने बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं मिला और इसके बारे में जो कड़ियाँ जो जुटाई, जो इसके बारे में जो मैं पता लगाया, तो वही जो सब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के सामने मैं शेयर करता हूँ। ये कहानी है एक फूलन देवी की। वही फूलन देवी जो कभी बीहड़ के सबसे भयानक और सबसे डेंजर बागी हुआ करती थी, और इनके नाम से पूरा जो यूपी है, यूपी पूरा कांपता था एक तरह से। और ऐसे कोई भी जो कहानी ना हो, जो डाकू के जो काउंटिंग में जो जितने बागी जो निकले हैं बिहार से, उन्हीं के काउंटिंग में अगर इनका नाम अगर ना लिया जाए तो मुझे लगता है कि ये कहानी वो अधूरी हो जाती है। और यही कारण है कि इनको जो खिताब मिला, वो बैंडेड पॉइंट का इनको खिताब दिया गया, यही कारण है। और इनके ऊपर एक फिल्म भी बनाया गया है। तो फिर चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है, उस ज़िले का नाम है जालौन। जालौन ज़िला में एक छोटा सा गांव है, गोरहा का पुरुआ। एक बहुत ही गुमनाम गांव है, जो आगे चलकर एक बहुत एक चिन्हित गांव बन गया, बहुत जाना पहचाना गांव बन गया। वो इन्हीं फूलन देवी के कारण। उस छोटे से गांव में फूलन देवी का जन्म होता है 1963 में। एक मल्लाह परिवार में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम देवी दीन मल्लाह। इनके घर में 6 मेंबर्स थे, एक इनके पिता और इनके माता और एक बहन, 2 भाई, और सबसे छोटी ये फूलन देवी। बहुत ही गरीब परिवार से, हालांकि बहुत ही नहीं, बहुत बहुत गरीब। और इनके जो पिता थे मल्लाह थे, और एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा था, और उसी से अपना जो भी है जो घर का खर्चा चलता था वो बहुत ही मुश्किल से चलता था। और इसी छोटे से ज़मीन के टुकड़े पर इनका जो चाचा था उसकी आंख लग गई थी और उसको कब्जा करना चाहता था ज़मीन को। इसी बात को लेकर झगड़ा होता था उसके चाचा से। और फूलन देवी उस समय 4-5 साल की थी, तो इसी सब बात को लेकर झगड़ा हुआ था। तो लोग जो फूलन देवी थी वो बचपन से ही वो बहुत एक मुफट की किस्म के इंसान थी। वो किसी से भी झगड़ा कर लेना, किसी को पत्थर चला के मार देना, चारों तरफ से झगड़ा करना, ये अलग ही किस्म का वो इंसान थी। एक दिन हुआ ये था कि घर में इनका पिता बैठ कर रो रहे थे। ये घर में गई, देखी तो पता ये लगा कि जो इनका चाचा है इनके ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया है। और इनको बहुत गुस्सा आया। ये अपने बहनों के साथ अपने चाचा से लड़ाई करने चली गई। उनके चाचा के 2 भाई थे, 2 बेटे थे बड़े बड़े। उन्होंने क्या किया कि पत्थर चला के मारा, और इधर से जब उसने पत्थर चला के इधर से उधर से मारा तो जवाबी कार्रवाई में फूलन देवी भी इधर से पत्थर चला के मारती है और पलट के भी जवाब देती है, लेकिन डरती नहीं थी किसी से। और इसी बीच झगड़ा ऐसे चलता रहा और इनकी उम्र भी बढ़ता गया, और इधर उधर से लड़ाई करना, लोगों को मार देना, ये सब तंग आकर इनका जो पिता है परेशान होने लगे इनके पिता फूलन देवी से, और फूलन देवी से पीछा छुड़ाना चाहते थे। तो 12 साल की उम्र में जो देवी दीन मल्लाह हैं इनके पिता, उन्होंने इनकी शादी कर दी। और 12 साल की उम्र में उस समय क्या था कि जो
शादियाँ होती थी नाबालिग में, तो शादी तो हो जाती थी, लेकिन जो लड़की जब बालिग हो जाती थी तब अपने ससुराल जाती थी, तो जिसे हम लोग गावना बोलते हैं। तो गावना होने के बाद तब लड़की ससुराल जाती थी। तो खैर अब इनकी शादी हो जाती है, लेकिन शादी ऐसे इंसान से होती है जिसका उम्र इनसे लमसम 3 गुना ज़्यादा था। अब इनकी उम्र 12 साल और उस आदमी की उम्र लमसम 45 साल, 45 साल। और उस आदमी का नाम था पुत्तीलाल, हालांकि वो भी मल्लाह बिरादरी का था। अब शादी हो जाती है और दिन में जो घर में जो झगड़े होते हैं तो उसको लेकर इनके जो पिता हैं वो बीच बीच में ससुराल भेज दिया करते थे। अब लड़की नाबालिग है फिर भी ससुराल भेज देते थे ज़बरदस्ती। अब क्या था कि एक बार गई तो जो पुत्तीलाल है, पुत्तीलाल की नज़र इनके ऊपर पड़ी और इनके साथ यौन शोषण किया। हालांकि अगर लड़की के मर्जी के खिलाफ अगर कोई भी हम काम करते हैं, कोई भी अगर कोई काम करता है तो आईपीसी के धारा के अंदर आता है, इसको बलात्कार या रेप के कैटेगरी में इसको देखा जाता है। तो पुत्तीलाल ने इनके साथ ज़बरदस्ती किया, तो उसको लेकर इनको अंदर काफ़ी डर पैदा हो गया, काफ़ी डर गई। हालांकि ये छोटी थी, बच्ची थी। तो वहाँ से ये भाग के चली आई अपने घर। अपने घर आई तो यहाँ भी झगड़ा और ये सब बीच बीच में चलता रहा। तो एक बार इनके पिता ने ज़बरदस्ती इनको भेज दिया और वहाँ पे गई तो काफ़ी वहाँ पे झगड़ा की। झगड़ा करने के बाद अपने घर आई, अपने जब पिता के घर आई तो इनके पिता ने इनके ऊपर क्या किया कि एक केस जाके कर दिया, एक मुकदमा जाके कर दिया। पुलिस स्टेशन में जाके इनके ऊपर कंप्लेन किया कि ये लड़की है मेरी बेटी, घर में झगड़ा करती है और अपने ससुराल में झगड़ा कर दिया और घर में आकर इसने सोने की चैन को चुरा लिया। अब इनके पिता ने इनके ऊपर जाके कंप्लेन कर दिया। पुलिस आई और हालांकि जो पुलिस वहाँ की थी इनके बारे में सब जानते थे, क्योंकि दिन भर हरदम झगड़ा होता था इनके घर में, तो पुलिस वाले भी उधर के सब जानते थे इनको। तो पुलिस आई और इनको हवालात में लाकर 3 दिन तक रखा और 3 दिन रखने के बाद में ये पता लगा कि जो पुलिस वाले जो थे इनके साथ पुलिस वाले भी बलात्कार किए थे। जब उधर से जेल से जब आई, अपने घर आई, फिर अपने पति घर गई, तो वहाँ जाने के बाद पता ये लगा कि इनका जो पति है पुत्तीलाल ने दूसरी शादी कर ली है। और दूसरी शादी जब कर लिए तो इनको वहाँ पे गुस्सा आया, वहाँ पे झगड़ा की। और जब झगड़ा की तो उसका जो पति है, जितने भी इधर से जो सामान इनके पिता दिए थे, तो उसी सारे सामान के साथ इनको घर पहुँचा दिया और आई और अपने घर रहने लगी। और धीरे धीरे ऐसे इनका जो उम्र बढ़ता गया और ये समझदार होती गई। तो हुआ ये कि जो गांव के जो आसपास के जो मल्लाह थे, वो बहुत सारे जो बीहड़ में जो डाकू थे, वो डाकू से उनका एक रिश्ता था। वो जानने पहचानने वाले थे और इधर उधर का जो खबरी थे वो सब इनसे पूरा दोस्ती हुआ। धीरे धीरे इनका जान पहचान हुआ और जो बीहड़ वाले भी थे तो वो इनके बारे में जानने लगे थे कि फूलन देवी है, इसको काम में लाया जा सकता है, क्योंकि जो बहुत ही मुफट है और किसी से भी झगड़ा कर लेती है, किसी को पत्थर चला कर मार देती है और ये जेल से भी होकर आई है। ये सब बारे में पता लगा तो जो बीहड़ वाले थे ये सोचते थे कि फूलन देवी को बुलाया जाए। तो ऐसे एक दिन अचानक पता ये लगता है कि 1979 को फूलन देवी बीहड़ चली गई। और यहाँ पे 2 थ्योरी है। एक थ्योरी ये है कि फूलन देवी को ज़बरदस्ती लेकर जाया गया और दूसरी थ्योरी के मुताबिक फूलन देवी खुद अपनी मर्जी से बीहड़ की तरफ गई थी। लेकिन बाद में जब इंटरव्यू हुआ था तो इंटरव्यू में इन्होंने अच्छे से बताया नहीं पूरी तरह से। इनसे पूछा गया, सवाल किया गया कि आपको बीहड़ जाने का मकसद क्या था, उसके पीछे कहानी क्या थी। तो इन्होंने भी एक ऐसे ही जवाब दिया कि शायद किस्मत की मर्जी थी इसीलिए मैं चली गई, लेकिन पूरी तरह से उन्होंने जवाब नहीं दिया उसके बारे में। अब खैर ये बीहड़ जाती हैं तो बीहड़ में जो
अलग अलग बिरादरी के गैंग था, और उस गैंग का जो सरदार था, उस सरदार का नाम था बाबू गुज्जर। हालांकि ये ऊंची जाति से आता था, ऊंची बिरादरी से आता था ये। और जो दूसरा था, दूसरा नंबर पे जो आता था वो विक्रम मल्लाह। ये फूलन देवी का जो जाति था, इनकी तरफ से आता, मल्लाह जाति से आता था वो। और मल्लाह जाति से ये भी थी, और मल्लाह जाति से विक्रम भी था। तो विक्रम मल्लाह को हालांकि फूलन देवी के ऊपर थोड़ा तरस आता था, इनके बारे में जानता था कि ये बहुत ही इसको मुश्किल दौर से गुजरी है, बहुत ही मुश्किल हालात से हुआ, इसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। तो इसी बात को लेकर इनके साथ वो थोड़ा अच्छा संबंध रखता था वो। लेकिन जो बाबू गुज्जर था, जो सरदार था, वो इनके ऊपर बुरा नज़र था, फूलन देवी के ऊपर वो गलत नज़र से देखता था। एक दिन हुआ ये कि बाबू गुज्जर ने फूलन देवी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, तो ये चिल्लाई, और जब चिल्लाई तो विक्रम मल्लाह दौड़ के आया, और आया तो देखा तो दोनों में झगड़ा हुआ, और बाबू गुज्जर में और विक्रम में दोनों में झगड़ा हुआ। तो विक्रम मल्लाह ने बाबू गुज्जर को गोली मार दिया। अब जब गोली लग गई तो सारे गैंग में चहल पहल मच गई कि एक औरत के कारण एक विक्रम मल्लाह ने बाबू गुज्जर को, सरदार को गोली मार दिया। और गोली मारने के बाद विक्रम मल्लाह खुद उस गैंग का लीडर बना। तो जब लीडर बना तो दोनों में करीबियाँ बढ़ती गई, दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। तो फूलन देवी को लेकर और विक्रम मल्लाह को लेकर पूरे गैंग में चर्चा होने लगी कि ये दोनों का रिलेशन है, संबंध है। तो विक्रम मल्लाह ने जो फूलन देवी हैं उनको राइफल चलाना सिखाया, हालांकि ट्रेनिंग देता था, पूरे नाकुगरी को सिखाया। ये सब चलता रहा, और जब कुछ सीख गई, बहुत कुछ जब सीख गई फूलन देवी ने, तो विक्रम मल्लाह से कहकर वो अपने पति के गांव जाने को बोलती है। और वहाँ पे एक रात क्या होता है कि विक्रम मल्लाह सारे अपने गैंग के साथ फूलन देवी को लेकर फूलन देवी के पति के गांव पहुँचता है। फूलन देवी जाती है और अपने पति को और जो पुतीलाल है, पुतीलाल को, औरत को, दोनों को बाहर घसीट के लेके आती है, घसीटते हुए लाती है और मारती है। मारने को उसको अधमरा करती है, और अधमरा करने के बाद वो पूरे बीच गांव के जो चौराहा था वहाँ पे बांध के मारती है उनको। और मारने के बाद पूरे गांव में एक तरह से एक चेतावनी देती है और एक तरह से एक धमकी देती है कि इस गांव में अगर किसी ने अधेड़ या 40-45 साल के जो आदमी, जो मर्द है, अगर छोटी बच्ची से शादी किया तो फूलन देवी उसको गोली मार देगी। ये खुली चेतावनी थी। बकायदे वहाँ पे एक नोट लटका के आती है, नोट करके पूरा वहाँ पे टांग देती है और वहाँ से चली जाती है। और इनका काम ये था कि छोटी मोटी चोरियाँ करना, हाईवे पे आके लूटपाट करना। जो देखते थे जो कोई गाड़ी जाती है, आ रही है, जो अकेली है, तो उसे लूटते थे और उसी से इनका खर्चा पर्चा चलता था। तो ये बहुत छोटी मोटी काम किया करते थे उस समय। तो जब तक ये फूलन देवी चर्चा में नहीं आई थी उस समय। तो एक बार हुआ ये था कि जो बाबू गुज्जर था, तो उस समय इसी गैंग के, जो बाबू गुज्जर था उस समय लीडर था, तो उसी गैंग के 2 लोग पकड़े गए थे। और जो 2 लोग जो पकड़े गए थे उनका नाम था श्री राम और लाला राम। ये दोनों राजपूत से आते थे, ये दोनों ऊंची बिरादरी से आते थे। तो जो श्री राम और लाला राम, जो दोनों पकड़े गए थे, ये जब जेल से जब छूट के जब बाहर आए तो इनको पता ये लगा कि विक्रम मल्लाह ने बाबू गुज्जर को गोली मार दिया है। तो जब इनको पता लगा तो उसको लेकर काफ़ी गैंग में ही एक झगड़ा हो गया, दोनों गैंग आपस में पूरा झगड़ा हो गया। और इससे सख्त नाराज़ था लाला राम, और जो श्री राम दोनों थे ये बहुत नाराज़ थे कि एक लेडीज़ को लेकर अपने सरदार को गोली मार देना, ये भी एक नाराज़गी थी। और ये भी एक था कि विक्रम मल्लाह सरदार बन गया है। तो इन दोनों को ये था कि जो भी सरदार बने तो ऊंची बिरादरी का बने। हालांकि जो इंडिया में एक
जो ये बिरादरी को लेकर, छोटी ऊंची नीची को लेकर ये बहुत ही पुराना मामला चलता आ रहा है। तो इसी को लेकर एक थी, तब अब गैंग में मुठभेड़ होती है। अब एक गैंग दो गुट में बढ़ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो श्री राम और लाला राम ये कहते हैं कि जो भी अगर विक्रम मल्लाह के साथ रहना चाहता है उसके साथ रहे, और जो हमारे साथ रहना चाहता है वो हमारे इधर आ जाए। तो बहुत सारे लोग जो थे उसमें गैंग में, तो ऊंची जो बिरादरी से आते थे वो श्री राम और लाला राम की तरफ आ गए, और बहुत ही कम टुकड़ी में विक्रम मल्लाह के पास गए। और इसी बीच दोनों में झगड़ा होता है, और झगड़े में विक्रम मल्लाह की गोली मार दी जाती है। श्री राम और लाला राम ने विक्रम मल्लाह को गोली मारकर और फूलन देवी को अपने गांव लेके आता है, और अपने गांव लेके आते हैं। वो उस गांव का नाम है बेहिमई। अब यहीं से कहानी की स्टार्ट होती है। जो बेहिमई जो गांव है यहीं से चर्चा में आता है वो। अब बेहिमई लेके आते हैं तो उनको करीब 3 हफ्ते उनको एक घर में बंद करके बारी बारी से लगातार उनके साथ रेप किया जाता है। 3 हफ्ते तक एक एक करके रेप होता है। करीब उनके साथ दर्जनों लोग रेप किए थे। उनका बहुत ही उस समय बुरा हाल हो गया था। अब एक औरत के साथ इतने सारे लोग अगर मनमानी करें, अगर जबरदस्ती करें, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस औरत का हाल क्या होगा। तो उनके साथ बहुत ही घटिया शुरू किया जाता है। तो 3 हफ्ते के बाद उसी गांव में जो इनके जो गैंग का जो मल्लाह बिरादरी का एक आदमी होता है, उसको पता लगता है कि फूलन देवी को यहाँ पे बंद किया हुआ है। तो उसके ज़रिए वो जो इनका जो गैंग था मल्लाह गैंग, वो वहाँ पे जो खबर देता है, तो वहाँ से 2 लोग आते हैं और इनको छुड़ा के यहाँ से लेके जाते हैं। और जब छुड़ा के लेके जाते हैं तो उसमें एक मान सिंह था, मान सिंह जो था इनको छुड़ा के लेके जाता है वहाँ से। तो छुड़ाने के बाद क्या करते हैं कि मल्लाह बिरादरी से आदमी को इकट्ठा करके एक अपना बड़ा सा गैंग बनाते हैं, और उस गैंग को खुद बनाने के बाद उस गैंग का सरदार खुद ये फूलन देवी बनती है। और ठीक 7 महीने बाद फूलन देवी उसी गांव में पहुंचती है, जो गांव बिहिमई है। बिहिमई गांव में जाती है। हालांकि इनको पता पहले से था कि बिहिमई गांव में एक किसी राजपूत के घर शादी है, और इनको पता था कि शादी में सारे राजपूत आएंगे। और इसी बात को लेकर वो शादी में पहुंचती है, और शादी में पहुंचने के बाद सबको तलाशी ले जाती है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता है, क्योंकि सबसे पहले से सबको पता लग गया था कि ऐसा कुछ यहाँ पे होने वाला है। तो श्री राम और जो लाला राम थे पहले से ही वो अपना निकल चुके थे, सारे लोग पहले निकल चुके। तो 2 लोग इनके हत्थे चढ़ते हैं। जो भी रेप के अंदर जो भी था इनके साथ, जो भी रेप किया था, तो 2 लोग इनके हाथ आते हैं। दोनों को बुरी तरह से मारती है। मारने के बाद पूछते हैं कि बताओ सब कहाँ है। तो दोनों बताते नहीं है, बोलते हैं कि पता नहीं सब कहाँ है, सब भाग गए यहाँ से, सब गांव छोड़ कर चले गए। तो इनको गुस्सा इतना था राजपूतों से लेकर कि बोलती है चलो कोई बात नहीं, जितने भी मर्द यहाँ पे आए हैं शादी में, जो भी आसपास के गांव से जितने भी यहाँ पे मर्द आए हैं और जो भी राजपूत हैं जितने भी, सबको एक लाइन से इकट्ठा करो। सबको एक लाइन से इकट्ठा किया जाता है, सबको एक कतार में खड़ा किया जाता है। और कतार में खड़ा करने के बाद उसी राइफल से फूलन देवी और उनके आदमी सबको गोली मार दी जाती, सबको गोली मार देती है। उनको इतना गुस्सा था कि 22 लोगों को उस समय गोली मारती है लाइन में खड़ा करके। जब सुबह पता लगता है और जब गोली मारती है तब जाके लोग को पता लगता है कि हाँ फूलन देवी है, कोई फूलन देवी नाम का कोई बागी है, कोई डाकू है। जब सुबह ये पुलिस को जब पता लगता है, गांव में पूरा तड़का मच जाता है, पूरा हाकार मच जाता है कि 22 लोगों को एक साथ गोली मार दी गई है। तो उस समय यूपी का जो सीएम थे, जो मुख्यमंत्री थे, उसमें बीपी सिंह हुआ करते थे।
और जो अपने जो देश का जो प्राइम मिनिस्टर थी उस समय इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी ऊपर से दबाव डालती है बीपीसी के ऊपर उनको गिरफ्तारी को लेकर। लेकिन 2 साल पुलिस इधर उधर करती है लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं। इधर फूलन देवी का अपना काम चालू, वो क्या कर रही थी कि बड़े बड़े जातियों को लूटपाट करती और अपने जो छोटी जाति है, जो मल्लाह जो जाति है, मराह बिरादरी में जाकर बांटती। और एक तरफ से डाकू के लिए अच्छा भी होता है कि इधर से लूटो और गांव में बांटो, और गांव में बांटने से होता है कि जो पुलिस का जो मुखबरी करेगा और जो भी राशन खर्चा हो पहुंचाएगा, अपने जो भी जरूरी सामान हो पहुंचाएगा। तो एक तरह से ये रॉबिन हुड की तरफ ये उभरी थी गांव में। तो ये सब को लेकर एक चल रही थी गिरफ्तारी को मांग लेकर। जब ऊपर से जब दबाव आया तो उस समय बीपी सिंह जब सीएम थे तो बीपी सिंह को बाकायदा उस समय इस्तीफा देना पड़ा था कि वो गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। तो अब जो पुलिस की दबाव बढ़ती गई तो उस समय एक एसपी हुआ करते थे, भिंड के एक एसपी हुआ करते थे। वो एसपी का नाम था जितेंद्र चतुर्वेदी। इन्होंने काफ़ी छानबीन की थी फूलन देवी के बारे में कि फूलन देवी को कैसे सरेंडर कराया जाए, कैसे उनको गिरफ्तार किया जाए। ये काफ़ी उनके ऊपर मेहनत किए थे। तो खैर ये सब छानबीन चलता रहता है, पूरा मामला इनका जो पुलिस पूरी अलर्ट हो जाती है। तो उधर भी फूलन देवी भी सोचती है कि अब दो साल हो गया, पुलिस काफ़ी अलर्ट हो गई है, तो सरेंडर के बारे में भी कुछ सोचती है कि सरेंडर किया जाए। तो जो ये एसपी है ये भी कुछ अपना पूरी लगाते हैं मुखबरी के जरिए, और जो बीच के जो बिचौलियाँ होती है उनके जरिए कि बोलो उनके जो सरेंडर कह रहे हैं उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। तो फूलन देवी को क्या था कि उस समय बीहड़ में रहना और उम्र भी हो चला था, तो आए दिन तबीयत खराब होता और ये सब बीहड़ में रह के ज़िंदगी गुजारना एक लड़की के लिए वो भी मुश्किल होता है। तो ये सब देखते हुए फूलन देवी ने बोला कि ठीक है, अपने मुखबिर के जरिए बोला कि ठीक है मैं सरेंडर करूँगी, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। तो वो शर्त ये रखी, तो जो भिंड के जो एसपी थे बोले कि ठीक है शर्त बताओ, शर्त को मानी जाएगी। तो शर्त उसने 6 शर्त उसने रखी थी। पहले शर्त ये थी कि मैं यूपी पुलिस के पास में सरेंडर नहीं करूँगी, क्योंकि यूपी पुलिस के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है। ये उनका पहला शर्त ये था। और दूसरा शर्त ये था कि मैं एमपी में सरेंडर करूँगी, और बाकायदे एमपी का जो मिनिस्टर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ मौजूद होंगे। हालांकि जो उसमें जो एमपी के जो प्राइम मिनिस्टर थे, सीएम थे, जो उनका नाम अर्जुन सिंह, वो अर्जुन सिंह उस समय हुआ करते थे सीएम। तो बोली कि उनके सामने मैं अपना सरेंडर करूँगी। और तीसरी शर्त ये थी कि जहाँ मैं सरेंडर करूँगी वहाँ मैं अपना जो हथियार डालूँगी तो पुलिस और नेताओं के सामने अपना हथियार नहीं डालूँगी। वहाँ पे महात्मा गांधी की तस्वीर होनी चाहिए और माँ दुर्गा की तस्वीर होनी चाहिए। हालांकि जो फूलन देवी है वो माँ दुर्गा को बहुत अच्छी भक्त थी और बहुत उनको पूजा करती थी। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि माँ दुर्गा की तस्वीर होनी चाहिए और महात्मा गांधी की भी तस्वीर होनी चाहिए। इन दोनों तस्वीरों के सामने मैं अपना हथियार डालूँगी। और इनकी जो चौथी शर्त ये थी कि मुझे और मेरे साथियों में किसी को फांसी की सज़ा नहीं होगी। और पांचवी शर्त ये थी उनकी कि फूलन देवी को छोड़कर मेरे साथियों को आप 8 साल से ज़्यादा जेल में नहीं रख सकते। और जेल में रखने के बाद जब ये जेल से जब छूटेंगे तो सरकार उनको प्लॉट देगी और या घर देगी रहने के लिए, और अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। और जो छठी शर्त ये थी इनकी कि जहाँ मैं सरेंडर करूँगी वहाँ पे मेरे जो फैमिली है, जो मेरे घर के लोग वहाँ पे मौजूद होंगे। अब ये शर्त जब इंदिरा गांधी के पास जब पहुँचती है तो शर्त को मान लिया जाता है। तो हालांकि जब तय होता है कि सरेंडर का जगह पूरा तय होता है तो काफ़ी मीटिंग होती है, भिंड में मीटिंग होती है,
चंबल के अंदर मीटिंग होती है, और ये सारे मीटिंग होने के बाद आखिर वो दिन आता हो। 1982 में, फरवरी 1982 में भिंड में फूलन देवी ने जाके वहाँ पे सरेंडर करती हैं। वहाँ पे जो एमपी के जो सीएम थे वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे 300 पुलिस वाले भी थे। और देखने की बात यह है कि 300 पुलिस वाले के होने के बावजूद कम से कम वहाँ पे 15-16 हज़ार लोग सिर्फ फूलन देवी को देखने के लिए आए थे कि आज फूलन देवी सरेंडर करेगी। पुलिस वालों को कंट्रोल करना बहुत ही महंगा पड़ गया था कि कैसे कंट्रोल करे जनता को, पब्लिक को। इतनी तादाद में वहाँ पे पब्लिक आई थी सिर्फ फूलन देवी को देखने के लिए। तो फूलन देवी वहाँ पे सरेंडर करती हैं। सरेंडर के बाद अपने उनको ले जाया जाता है, उनको कोर्ट में ले जाया जाता है। उनके ऊपर तकरीब 48 मामले उनके ऊपर दर्ज थे, 48 केस उनके ऊपर दर्ज थे। और उसी केस को देखते हुए उनको जेल भेजा जाता है। हालांकि जब उनको जेल भेजा जाता है बिना सुनवाई, बिना किसी कोर्ट के, बिना सुनवाई के उनको 11 साल उनको जेल के अंदर रखा जाता है। और 11 साल में उनको तबीयत बीच बीच में जब खराब होने लगी तो उनको अस्पताल ले जाया गया। और उनका क्या था कि 2 बार ऑपरेशन हुआ, और बाकायदा ये लिखा भी गया कि उनको एक ऑपरेशन में उनका जो बच्चेदानी है, जो यूटर्स होता है, उनको निकाल दिया जाता है कि दोबारा कोई फूलन देवी के जन्म ना दे। ये बाकायदा लिखा गया है कि उनके यूटर्स को निकाल दिया गया है। तो ये ऐसे जब 11 साल बाद पेरोल पे बाहर आती है तो दोबारा उनको जेल नहीं ले जाया जाता है। तो 1994 में ये बाहर आती हैं। अब 1994 में बाहर आती हैं और 1995 में ये एक उमेश सिंह से ये शादी करती हैं। और उमेश सिंह से शादी करने के बाद ये अपने एक अच्छी से ज़िंदगी गुजारती हैं। तो इसी बीच उस समय क्या था कि 1995 में उस समय का जो सीएम थे, यूपी के जो मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह हुआ करते थे। मुलायम सिंह ये पूरे हिंदुस्तान को, पूरे इंडिया को एक सरप्राइज़ देते हैं। और सरप्राइज़ ये था कि जितने भी फूलन देवी के ऊपर जितने भी केसेस थे, सारे केसेस को सरकार वापस ले लेती है। हालांकि सरकार का ये पावर होता है, एक अधिकार होता है कि कुछ भी कर सकता है, वो चाहे तो अपना सारे अधिकार को ले सकता है वापस। तो मुलायम सिंह क्या करते हैं कि सारे उसके जितने आरोप लगे थे वो सारे आरोप सरकार वापस ले लेती है। और एक तरफ से क्या, फूलन देवी के वो एकदम पूरी तरह से आज़ाद हो जाती है। इनके ऊपर एकदम कोई दाग नहीं, कोई कलंक नहीं, ये कानून के अकॉर्डिंग कोई इनके ऊपर केस नहीं, एक तरफ से आज़ाद नागरिक। और इनको सारे मतलब कि लेने के बाद मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी से इनको बाकायदा टिकट देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। और 1996 में ये मिर्ज़ापुर से चुनाव लड़ती है और चुनाव लड़ने के बाद ये जीत जाती है। अब यहाँ पे एक गरीब फैमिली से, गरीब परिवार से निकली हुई यहाँ पे जो ज़िंदगी की मोड़ देखिए कि किस तरह से बीहड़ में जाती है। बीहड़ में जाने के बाद पुलिस उनको गिरफ्तार करती है और सरेंडर करती है। और सरेंडर करने के बाद उसको जेल ले जाया जाता है। और जेल ले जाने के बाद ये किस तरह से एक ज़िंदगी में मोड़ आता है। और ये जाती हैं वहाँ पे, जीत जाती हैं भारी मत से। जब जीतती हैं तो ये सांसद पहुँच जाती है लोकसभा से जीत के। और ये 2 साल सांसद रहती है। 2 साल एमपी रहने के बाद ये फिर 1998 में चुनाव आता है, समाजवादी पार्टी से फिर लड़ती है, लेकिन हार जाती हैं। और हारने के बाद फिर 2 साल बाद फिर जब चुनाव आता है तो फिर उसमें टिकट लेके फिर चुनाव लड़ती हैं तो फिर जीत जाती हैं। और पहली बार जो जीती तो 2 साल सांसद रही। और जो तीसरी बार 3 साल, और
सांसद तीसरी बार 3 साल रहते हुए 2001 में आखिर वही कहानी फिर इनके सामने खड़ी हो जाती है। उनको वहीं गोली लगती है, वहीं पे इनकाउंटर में मारा। इनकाउंटर क्या, किसी ने उनको मारता है। वही जो कम से कम 11 साल तक जिस राइफल के साथ बिहड़ में गुजारी, वही राइफल की गोली उनका को लगती है 2001 में, और उनको अस्पताल ले जाया जाता है और वहाँ पर उनकी मौत हो जाती है। और कहानी की मोड़ है, देखिए कि 11 साल उनको बिहड़ में गुजारने के बाद भी उनको कुछ नहीं हुआ, ना गोली लगी, ना उनको फांसी हुई जब सरेंडर की, तो ना कुछ हुआ, कुछ भी उनको नहीं हुआ। लेकिन जब ये सारे सब कुछ जब ठीक हो जाता है तो उनको वही गोली आके वहीं 2001 में लगती है। लेकिन जो 2001 में जो गोली लगती है, वो गोली किसने मारी, कहाँ से मारी, वो किसी को पता नहीं। 2 दिन के बाद वो कातिल आके खुद बोलता है और ऐलानिया बोलता है कि मैंने फूलन देवी को मारा है। ये भी एक अजीब है, इसकी भी कहानी एक अजीब है। और गोली मारता है, और गोली मारने के बाद पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करके उसको जब तिहाड़ जेल जब लेके जाया जाता है तो बोलता है कि मैं जब चाहूँ जब तिहाड़ जेल से भाग सकता हूँ। और ये बात उसकी सच होती है। वो जब चाहता है, जब तिहाड़ जेल से निकलता है, और जब पुलिस इधर देखती है कि वो है कहाँ पे, जब तक वो अफगानिस्तान पहुँच गया होता है। और अफगानिस्तान में जाके वहाँ से खुद वीडियो क्लिप के जरिए वहाँ से फिर वीडियो भेजता है कि मैं ये देखो मैं यहाँ पे हूँ और ये कर रहा हूँ। इसकी भी एक अजीब कहानी है, ये कहानी मैं आपको दूसरे पार्ट में बताऊँगा। तो जब तक के लिए यही कहानी को हम देखते हैं। तो ये थी आज की कहानी कि किस तरह से एक लड़की बिहड़ में जाती है और बिहड़ के बाद वो बागी बनती है, और एक बागी बनने के बाद फिर जेल जाती है। जेल जाने के बाद एक MP रहती है, वो बाकायदे लोकसभा से चुनाव लड़के वो संसद तक पहुँचती है, फिर उसका हत्या हो जाता है। तो ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि चाहे जो भी हो, अगर मैं भी अगर इसमें जहाँ तक मेरी जानकारी थी ये सारे सामने रखे, अगर इसके बारे में अगर आप लोग को और कुछ जानकारी हो तो कमेंट में आप ज़रूर भी बताइएगा मुझे कि ये है, चाहे जो भी हो। तो फिर मिलते हैं इसी के साथ अगले एपिसोड में। जब तक के लिए आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा।